Hi everyone, welcome back to my channel Chem Talks by Pooja Malik. Today's video is related to the previous year questions of BSc third year 6th semester. In today's video we are going to discuss the previous year questions related to the unit organometallic chemistry. It is a lengthy unit and we have discussed many topics related to this video, like what are organometallic compounds, how do we give names to them, how are they classified, how can we prepare them, how bonding occurs in them, and there was also classification of particular organometallic compounds of lithium, aluminium, mercury and tin. Then we discussed about the bonding of metal ethylene complexes and carbonyls. So related to that we are going to discuss few questions. So kindly watch the video and subscribe to my channel. And अगर आपको वीडियो यूजफुल लगता है, अच्छा लगता है, आप उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिए। अगर आपको बाकी यूनिट्स की भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की कोई रिक्वायरमेंट हो तो आप बस यूनिट का नाम और सब्जेक्ट मेंशन कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है दैट इज व्हाट इज EAN रूल। अब ये EAN रूल होता क्या है? अगर आपसे सिर्फ ये पूछा है बच्चों व्हाट इज EAN रूल, तो आपको सिर्फ उसमें उसकी डेफिनेशन और ज़्यादा से ज़्यादा आप एक एग्जांपल मेंशन कर सकते हो। बच्चों अगर आप ये वाला वीडियो देख रहे हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज, तो आपको ये भी बेनिफिट होगा कि आपको सिर्फ क्वेश्चंस के आंसर नहीं मिलेंगे बल्कि उन्हें एग्जाम में कैसे लिख के आना है, कितने पॉइंट्स कवर करने हैं वो भी बताया जाएगा। जैसे कि हम इफेक्टिव एटॉमिक रूल की बात करें तो बच्चों ये बोला गया कि जो मेटल आयन होता है उसमें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी अगर होती है और उसके पास जगह होती है इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने की, तो वो क्या करता है, कुछ लीगेंड से इलेक्ट्रॉन पेयर्स को एक्सेप्ट करके तब तक उनको एक्सेप्ट करता है जब तक कि उसकी नोबल गैस कॉन्फिगरेशन नहीं आ जाती। इस रूल को ही हम इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल बोलते हैं, दैट मेटल आयन एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम द लीगेंड्स until it achieves the next noble gas configuration. अब जो वैल्यू आती है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की उसी को हम इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बोलते हैं, यानी कि जो मेटल के इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो मेटल का कंट्रीब्यूशन है प्लस जो लीगेंड्स ने फिर से इलेक्ट्रॉन्स मेटल को दे दी हैं उनका सम ही क्या होता है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। एंड ऑब्वियसली EAN रूल को फॉलो करने के लिए ये नंबर क्या होना चाहिए, नियर द नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। फॉर एग्जाम्पल अगर 36 इसकी वैल्यू आती है जो कि क्रिप्टन का कॉन्फिगरेशन है, या इसकी वैल्यू 54 आती है जो कि जीनॉन का कॉन्फिगरेशन है, या 86 आती है जो रेडॉन का कॉन्फिगरेशन है, तो हम बोलेंगे कि भाई ये हमारा ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है जो EAN रूल को फॉलो कर रहा है। एंड इसके अलावा कोई भी अगर वैल्यू आती है बच्चों देन इट इज नॉट फॉलोइंग द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल। सो दिस इज द स्टेटमेंट एंड एग्जाम्पल यू हैव टू राइट। नाउ मूविंग ऑन टू द सेकेंड क्वेश्चन, विच कंपाउंड फॉलो EAN रूल। आपको दो कंपाउंड्स दिए गए हैं और उनके बारे में पूछा गया कि बताओ भाई इनमें से कोई EAN रूल फॉलो करता है या नहीं। सो फर्स्ट कंपाउंड देखो MnCO5 C2H4 एंड ओवरऑल चार्जेस प्लस। सो बच्चों जब भी आपको ये कैलकुलेट करना हो कि EAN वैल्यू क्या है, ठीक है, या ये पूछा हो कि EAN रूल फॉलो हो रहा है या नहीं, तो उसके लिए हम इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैलकुलेट करेंगे। कैसे? सबसे पहले तो आप ये देखोगे कि जो हमारा मेटल है उसका नंबर क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, ठीक है। जो उसका एक्चुअली में एटॉमिक नंबर होना चाहिए उसमें से आप वो इलेक्ट्रॉन रिमूव करके उस चार्ज्ड पार्टिकल में कितने इलेक्ट्रॉन है वो निकालोगे, ठीक है। एंड देन लीगेंड्स का कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है वो ऐड करोगे। जैसे इस कॉम्प्लेक्स में जो मेटल है वो मैंगनीज है, उसका एटॉमिक नंबर 25 होना चाहिए। अगर इस कॉम्प्लेक्स में हम ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं, मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई X, कार्बोनिल उसमें कितना कंट्रीब्यूट करेगा, चार्ज तो कार्बोनिल पे 0 है तो चार्ज में तो 0 कंट्रीब्यूशन हो गया। C2H4 इसका भी चार्ज 0 है एंड ओवरऑल चार्ज है +1, सो Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई +1। सो मैंगनीज 25 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है और Mn प्लस कितने करेगा, ऑब्वियसली हम इसमें से 1 माइनस कर देंगे यानी कि एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देंगे। सो मैंगनीज इन प्लस फॉर्म विल कंट्रीब्यूट 24 इलेक्ट्रॉन्स। अब इसमें लीगेंड का कंट्रीब्यूशन अगर हम ऐड करें तो बच्चों जो कार्बोनिल होता है हमें पता है वो लोन पेयर देता है तो उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन होता है। एक कार्बोनिल 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो 5 कार्बोनिल कितने इलेक्ट्रॉन देंगे, 10। तो कार्बोनिल का कंट्रीब्यूशन हो गया 10 इलेक्ट्रॉन्स। अगर हम C2H4 की बात करें यानी कि एल्कीन की, तो बच्चों एल्कीन का कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 2 इलेक्ट्रॉन, जो कि उसके पाई इलेक्ट्रॉन है वो डोनेट कर पाता है। सो सम कर लेते हैं, 24 + 10 + 2
it comes out to be 36. That means this compound will follow EN rule. Moving on to the second part, CuNH3 2+. यहाँ पे कॉपर का जो एटॉमिक नंबर है दैट इज 29. अगर हम उसमें इलेक्ट्रॉन्स देखें कितने हैं, तो जो कॉपर है उसमें पहले हमें उसके लिए उसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना पड़ेगा. ऑक्सीडेशन स्टेट निकाले तो बच्चों इस कॉम्प्लेक्स में अमोनिया पर तो कोई चार्ज है ही नहीं, बस ओवरऑल चार्ज +2 है. दैट मीन्स कॉपर इज इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट. नॉर्मल एटॉमिक नंबर कॉपर का 29 है. ऑक्सीडेशन स्टेट +2 में वो कितना कॉन्ट्रीब्यूशन करेगा? ओनली 27. अब ये हो गया मेटल का कॉन्ट्रीब्यूशन. अगर लिगेंड का कॉन्ट्रीब्यूशन निकाले तो जो NH3 अमोनिया है वो कितने इलेक्ट्रॉन्स देता है? 2. 4 NH3 कितने इलेक्ट्रॉन्स देंगे? 8. तो टोटल कितना हो गया? 27 + 8 दैट इज 35. सो ऑब्वियसली ये वाला कंपाउंड EN रूल फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन तो दे ही नहीं रहा है. नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन इसके आसपास क्रिप्टन की होती है 36, बट ये तो 35 आ रहा है. सो विल राइट इन द आंसर दैट दिस कंपाउंड, और बोल सकते हैं कि दिस कॉम्प्लेक्स डजंट फॉलो EN रूल. सो आपको ये स्टेप वाइज पूरा क्लियरली एग्जाम में मेंशन करना है. आई थिंक ये 1 मार्क में ही आएगा, इससे ज़्यादा में तो नहीं, बट आप जितना क्लियरली मेंशन करोगे टीचर को टाइम ही नहीं लगना चेक करने में. दे विल सी द रिप्रेजेंटेशन एंड दे विल चेक कि आंसर करेक्ट है, रिप्रेजेंटेशन अच्छा है तो फुल मार्क्स. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, विच कंपाउंड फॉलो EN रूल. अगर हम EN रूल फॉलो करने की बात करें तो कौन सा कंपाउंड EN रूल फॉलो करता है? इसमें आपको 2 कॉम्प्लेक्सेस दिए हुए हैं, इसमें भी हम चेक करेंगे. फर्स्ट कॉम्प्लेक्स CrCO6. तो मेटल तो यहाँ पे क्रोमियम है बच्चों, यहाँ पे कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं है इस कॉम्प्लेक्स में. और जो कार्बोनिल के मॉलिक्यूल होते हैं CO, वो भी न्यूट्रल होते हैं. तो Cr 0 ऑक्सीडेशन स्टेट. तो यानी कि Cr कितने कॉन्ट्रीब्यूशन करेगा? 24 इलेक्ट्रॉन्स. अब अगर हम कार्बोनिल का कॉन्ट्रीब्यूशन देखें, एक कार्बोनिल 2 इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूट करता है, तो 6 कार्बोनिल कितने करेंगे बच्चों? 12 इलेक्ट्रॉन. So it comes out to be 24 + 12 that is 36. That means CrCO6 compound follows EN rule. Next compound COPiC3H52. यहाँ पे जो CO कोबाल्ट मेटल प्रेजेंट है एंड लिगेंड है PiC3H5 यानी कि एल्लाइल लिगेंड प्रेजेंट है. तो कोबाल्ट की अगर बात करें यहाँ पे 27 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रीब्यूशन होगा. इस कॉम्प्लेक्स में भी कोई चार्ज नहीं है तो ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होगा. सो 27 ही कॉन्ट्रीब्यूशन है. अगर लिगेंड की बात करें तो बच्चों जो पाई एलाइल लिगेंड होता है वो हमें पता है मैक्सिमम हेप्टेसिटी शो कर रहा है. सो वो 3 इलेक्ट्रॉन का कॉन्ट्रीब्यूशन करेगा. एंड ऐसे 2 लिगेंड जुड़े हुए हैं, दैट मीन्स 3 2 6. सो इट विल बिकम 27 + 6 दैट इज 33. सो दिस कंपाउंड इज नॉट फॉलोइंग द EN रूल. सो दिस यू कैन राइट डाउन इन द क्लोजिंग स्टेटमेंट. नाउ मूविंग ऑन टू द 4th क्वेश्चन, एक्सप्लेन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स. बच्चों इस कंपाउंड को आप किस बेसिस पे लिखोगे, मतलब इसमें क्या मैटर लिखोगे? देखो जो हमारे ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स होते हैं ना, उसको हमने 4 तरह से क्लासिफाई किया हुआ है. आयनिक, कोवलेंट, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट और ट्रांजिशन मेटल ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स, डिपेंडिंग की कौन सी बॉन्डिंग है और किस मॉलिक्यूल्स के बीच में बन रहा है. जैसे कुछ मेटल और लिगेंड के बीच में आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो वो आयनिक में आ गए. इसी तरह से कोवलेंट, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट और ट्रांजिशन मेटल. हमें यहाँ पे पर्टिकुलरली उसने पूछा है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स के बारे में, तो उसी के बारे में आप एक छोटा सा पैराग्राफ लिख दोगे. जो जो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो सभी क्या कर लोगे? कवर कर दोगे. सो इसमें आप क्या क्या पॉइंट लिखोगे? सबसे पहले तो आप ये बताओगे कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स होते कौन से हैं. ऐसे ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड जिसमें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होगी. ठीक है. अगर जो हम उसको नॉर्मली देखें वो जिस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे होंगे उस फॉर्म में उनमें इलेक्ट्रॉन की कमी होगी. ठीक है जी. सो ऑब्वियसली इसमें जो बॉन्डिंग होंगी वो ट्रेडिशनल बॉन्डिंग नहीं होगी. नॉर्मली हमारे बॉन्ड्स कैसे बनते हैं, कैसे शेयरिंग होती है? 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होते हैं कार्बन और मेटल के बीच में. बट इस केस में नॉर्मल बॉन्डिंग नहीं होती है. इस केस में 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग होती है, जो कि आपने काफ़ी बार टर्म भी सुना होगा, बनाना बॉन्डिंग जिसको हम बोलते हैं, ब्रिजिंग बॉन्डिंग बोलते हैं. तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स वो वाली बॉन्डिंग शो करते हैं. फॉर एग्जाम्पल एल्काइल ऑफ लिथियम, ठीक है, एल्काइल ऑफ एल्यूमिनियम, ये कुछ ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स की तरह बिहेव करते हैं. अब अगर हम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड का एग्जांपल देखें तो आप देख सकते हो, एक हमने एग्जांपल लिया AlMe3 का. ठीक है, यानी कि मेटल है एल्यूमिनियम, उससे 3 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं. तो बच्चों ये इस फॉर्म में कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है और अनस्टेबल होता है. ये डाइमराइज होकर Al2Me6 फॉर्म में मिलता है. सो अगर हम ओरिजिनल देखें तो ऑब्वियसली दिस वाज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इन नेचर. सो इसकी जो टेंडेंसी थी,
एसोसिएट करने की और फिर फर्दर पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर बनाने की वो ज़्यादा थी। जैसे एल्यूमिनियम डाइमर बनाता है, ऐसे बेरिलियम का जो कॉम्प्लेक्स होता है डाई मिथाइल बेरिलियम, वो पॉलीमर बनाता है, यानी कि उसकी अलग अलग यूनिट्स जुड़ती चली जाती हैं एक चेन में। सो ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को कवर करने के लिए पॉलीमराइजेशन भी करते हैं। सो दिस वाज अबाउट द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज हेप्टेसिटी? गिव एग्जाम्पल and discuss the classification of organometallic compounds on the basis of hepticity. So hepticity क्या होती है बच्चों? hepticity अगर हम देखें, देखो हमें अभी बताया कि जो मेटल होते हैं वो लिगेंड से जुड़ जाते हैं, लिगेंड्स मेटल को इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करते हैं, उनके बीच में बॉन्डिंग होती है और ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स बनते हैं। अब कोई भी सेंट्रल मेटल एटम लिगेंड से जिस एटम के थ्रू जुड़ता है उधर से बॉन्डिंग होती है, जितने नंबर ऑफ एटम से वो जुड़ सकता है वही उसकी हेप्टेसिटी होती है। सो इसकी डेफिनेशन आप कैसे लिखोगे? द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द लिगेंड थ्रू विच लिगेंड कैन बॉन्ड टू द मेटल एटम इज कॉल्ड हेप्टेसिटी। या फिर और इसकी सिंपल डेफिनेशन लिखनी है तो आप ये भी लिख सकते हो दैट हेप्टेसिटी ऑफ अ मेटल एटम इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स अटैच टू द सेंट्रल मेटल एटम। क्योंकि हमें पता ही है हम इसमें क्या देखते हैं, मेटल और कार्बन का बॉन्ड देखते हैं। सो जितने कार्बन से मेटल जुड़ा होगा एक लिगेंड के, वही उसकी हेप्टेसिटी होगी। इसी के बेसिस पर हमने उसको अलग अलग तरह से क्लासीफाई भी किया हुआ है। जैसे इसका जो सिंबल होता है वो ईटा होता है, एंड अगर एक एटम से जुड़ा हुआ है, एक कार्बन एटम से मेटल जुड़ा है तो हम उसको मोनोहेप्टो लिगेंड बोलते हैं। 2 कार्बन एटम से जुड़ा है तो उसको डाईहेप्टो ईटा 2 बोलते हैं। 3 कार्बन एटम से जुड़ा है तो उसको ट्राईहेप्टो ईटा 3 बोलते हैं, एंड सो ऑन इट कंटिन्यूस। अब इसका क्लासिफिकेशन एग्जाम्पल देख लेते हैं एक एक कि कैसे ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स को हमने इसके बेसिस पे क्लासीफाई किया है। सो जो हेप्टेसिटी होते हैं जनरली OMCs में हम 1 से 8 की रेंज में देखते हैं। अगर हम ऐसे ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड को देखें जिसमें ऐसे लिगेंड जुड़ा हो जिसकी हेप्टेसिटी 1 हो, यानी कि ईटा 1 वाला लिगेंड हो, ऐसे एग्जाम्पल्स होते हैं जब मेटल एल्काइल से जुड़ा होता है, एराइल से जुड़ा होता है, एसाइल या कार्बिन से जुड़ा होता है। उस केस में मेटल सिर्फ एक ही कार्बन से डायरेक्टली लिंक्ड होता है, एंड इसी को हम बोलते हैं ईटा 1। सेकेंड एग्जाम्पल अगर आप देखो, इसके अंदर ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड ईटा 2 लिगेंड से जुड़ा हुआ है। ईटा 2 मीन्स वो 2 कार्बन से साइमल्टेनियसली जुड़ा हुआ है लिगेंड के। ये हमारा इसमें एग्जाम्पल हो सकते हैं एल्कीन्स, एल्काइंस। नेक्स्ट एग्जाम्पल, जब यहाँ पे हमारा मेटल ईटा 3 लिगेंड से जुड़ा हो, यानी कि कोई ऐसा लिगेंड जिसके 3 कार्बन एटम से साइमल्टेनियसली मेटल जुड़ा हो। इसका एग्जाम्पल होता है पाई एल ग्रुप। बच्चों पाई और सिग्मा नोटेशन का एक बार मैं आपको रिवीजन करा देती हूँ क्या होता है। सिग्मा एलाइल तब हम बोलेंगे जब वो मिनिमम हेप्टेसिटी से जुड़ा होगा, यानी कि ईटा 1 सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा होगा। एंड एलाइल में हमें पता है 3 कार्बन है, जब वो तीनों कार्बन से एक साथ जुड़ा होगा यानी कि मैक्सिमम हेप्टेसिटी शो कर रहा होगा तो उसमें हम पाई सिंबल यूज करते हैं। सो सिग्मा एलाइल और पाई एलाइल, सिग्मा एलाइल minimum hepticity that is 1 and pi allyl that is maximum hepticity 3। सो इस तरह से थर्ड का एग्जाम्पल होगी। ईटा 4 लिगेंड का एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल आपके जो डाईइंस होते हैं, ठीक है, या फिर कोई साइक्लोब्यूटा डाइनाइल रिंग हो गया, उसमें चारों ही कार्बन एटम से इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन के थ्रू मेटल डायरेक्टली जुड़ा होता है। ईटा 5 का बहुत कॉमन एग्जाम्पल है जो कि हम बहुत ज़्यादा देखते भी हैं, जो हमारे सैंडविच कंपाउंड्स होते हैं, फेरोसिन होते हैं, उसमें यही यूज होता है ईटा 5 कॉम्प्लेक्स दैट इज साइक्लोपेंटाडाइइनाइल लिगेंड। सो ये होता है C5H5 साइक्लोपेंटाडाइनाइल रिंग होती है जिससे डीलोकलाइजेशन के से मेटल 5 ही कार्बन एटम से एक साथ जुड़ा होता है, तो उसकी हेप्टेसिटी इसमें क्या होती है 5 होती है। इसमें भी बच्चों साइक्लोपेंटाडाइनाइल भी सिग्मा C5H5 भी शो कर सकता है और पाई C5H5 भी शो कर सकता है। जब मेटल सिर्फ इस रिंग के एक कार्बन एटम से जुड़ा होगा तो उसको हम सिग्मा CP रिंग बोलेंगे, एंड जब मेटल इसके 5 कार्बन से यानी कि इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन के थ्रू 5 एटम से जुड़ा होगा तो उसको हम बोलेंगे पाई C5H5। ओके चलो। सो इसी तरह से बच्चों इसमें आप कितने भी एग्जाम्पल दे सकते हो डिपेंडिंग कि आपको कितने मार्क्स में क्वेश्चन पूछा हुआ है। सो सबसे पहले आप क्या करोगे, हेप्टेसिटी की डेफिनेशन बताओगे, ठीक है, उसके बाद बताओगे कि कैसे इसके बेसिस हम क्लासीफाई करते हैं, और फिर सब हेप्टेसिटीज के एग्जाम्पल दे के आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो।
नाउ मूविंग ऑन टू द सिक्स्थ क्वेश्चन। बच्चों अब जो नेक्स्ट 2-3 क्वेश्चंस आएंगे दैट विल बी रिलेटेड टू द IUPAC नेम्स। सो मैंने सभी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन से कंबाइन करके एक ही साथ सारे IUPAC के क्वेश्चंस को लिखा है ताकि एक साथ आप इनका रिवीजन कर सके। सो बच्चों इसमें जो IUPAC होता है दैट इज वेरी सिमिलर टू कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। जैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में हम करते हैं नेमिंग, वैसे ही ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स में भी करते हैं। सो इसमें भी सबसे पहले हम क्या करते हैं, जितने टोटल लिगेंड्स होते हैं उनको नेम करते हैं, उनको भी हम अल्फाबेटिकली नेम करते हैं। देन उसके बाद हम मेटल लिखते हैं कि क्या मेटल है, और फिर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ब्रैकेट में मेंशन करते हैं। ठीक है, सो इस तरह से आप इसको लिख सकते हो। अच्छा, एक चीज और, जब हम अल्फाबेटिकली लिगेंड्स को नेम करते हैं तो वो आपको सेम याद रखना है कि अगर उसमें कोई प्रीफिक्स लगाओ तो हम उसको काउंट नहीं करते। फॉर एग्जांपल डाई, ट्राई, तो इनको हम अल्फाबेटिकली नेमिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए काउंट नहीं करते हैं। चलो एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल Fe3CO12। तो आपका पहले एग्जांपल थोड़ा सा डिफरेंट और डिफिकल्ट बोल सकते हैं अगर आपने नॉर्मल ही पढ़े हैं कंपाउंड्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, बट ये भी बहुत सिंपल है। देखो इसमें आप सिंपली क्या करोगे, पहले देखो लिगेंड कौन सा है और मेटल कौन सा है। लिगेंड देखो कार्बोनिल है और मेटल क्या है, आयरन है। अब यहाँ पे कोई चार्जेस तो है नहीं, ना प्लस है माइनस है, यानी कि न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। ठीक है, अब लिगेंड कितने हैं, 12। तो 12 के लिए हम क्या यूज करते हैं, डो डेका प्रीफिक्स। और लिगेंड कौन सा है, कार्बोनिल, सो दिस विल बिकम डो डेका कार्बोनिल। और जो हमारे मेटल है वो 3 है, तो दिस विल बिकम ट्राई आयरन। सो नॉमेनक्लेचर क्या होगा, डो डेका कार्बोनिल ट्राई आयरन। मूविंग ऑन टू इट सेकेंड पार्ट, Ni-Pi-C5H5 2। सो बच्चों इसमें आप लिगेंड देख सकते हो, यहाँ पे CP रिंग यूज हो रहा है, और पाई जैसे मैंने आपको बताया था यानी कि हेप्टेसिटी मैक्सिमम है। तो इस केस में जब नॉमेनक्लेचर होता है तो हम नॉमेनक्लेचर में ना, फॉर्मूले में तो हम पाई और सिग्मा यूज करते हैं, बट नॉमेनक्लेचर में हम eta1, eta5, eta3 ये टर्म्स यूज करते हैं। इसके नॉमेनक्लेचर भी हम ऐसे ही करेंगे। सबसे पहले लिगेंड क्या हो गया यहाँ पे हमारा, eta5 साइक्लोपेंटाडाइनाइल। क्योंकि ऐसे 2 लिगेंड है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, bis eta5 साइक्लोपेंटाडाइनाइल एंड द मेटल निकल। सो इस तरह से आप इसका नॉमेनक्लेचर कर सकते हो। मूविंग ऑन टू इट्स थर्ड पार्ट, PtCl3C2H4-। सो इस मॉलिक्यूल की बात करें, ये चार्ज्ड मॉलिक्यूल हो गया। ठीक है, जब भी हमें पता है कि जो मेटल कॉम्प्लेक्स है वो एनाइन की तरह प्रेजेंट होता है, तो बच्चों उस केस में हम मेटल के आगे 8 भी लगाते हैं और फिर उसकी ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं। सो ये भी हम ऐसे ही करेंगे। कैटायन यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है तो सबसे पहले लिगेंड्स लिखेंगे। लिगेंड यहाँ पे 2 है बच्चों, क्लोरो और इथाइलिन। सो ऑब्वियसली अल्फाबेटिकली क्लोरो पहले आएगा। 3 क्लोरो है, सो दिस विल बिकम ट्राई क्लोरो, देन eta2 इथाइलिन, एंड ब्रैकेट क्लोज करने के बाद फिर मेटल प्लैटिनेट और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 2। ऑक्सीडेशन स्टेट 2 कैसे आई, प्लैटिनम की अगर हम ऑक्सीडेशन नंबर x मान लेते हैं, क्लोरीन का चार्ज -3 हो गया एंड ओवरऑल चार्ज -1। सो x -3 इज इक्वल टू -1, दैट इज x इज इक्वल टू +2। तो यहाँ पे जो प्लैटिनम होता है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करता है इस कॉम्प्लेक्स के अंदर। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ IUPAC। क्वेश्चन नंबर 7 में बच्चों आपको पूछा गया है, व्हाट आर ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स, राइट द फॉर्मूला ऑफ। सो बच्चों इसमें बेसिकली नॉमेनक्लेचर का ऑपोजिट दिया हुआ है, आपको नॉमेनक्लेचर दिया हुआ है उसका फॉर्मूला डिड्यूस करना है, तो ये भी हम इजीली कर सकते हैं। एंड इसमें आपको डेफिनेशन भी पूछे तो ये 3 मार्क में क्वेश्चन हो जाएगा, 1 मार्क में OMC की डेफिनेशन एंड दोनों पार्ट्स का 1-1 वेटेज ऑफ मार्क्स। सो सबसे पहले ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स को हम कैसे डिफाइन करेंगे, अगर कोई भी ऐसा कंपाउंड है जिसके अंदर मिनिमम 1 या फिर 1 से ज्यादा डायरेक्ट मेटल और कार्बन के बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, उसी को हम ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड बोलते हैं। सबसे इसमें इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है कि डायरेक्ट मेटल और कार्बन के बीच में बॉन्ड भी होना चाहिए। ये नहीं है कि सिर्फ एक फॉर्मूला है एक कॉम्प्लेक्स का जिसमें मेटल भी प्रेजेंट है और कार्बन भी प्रेजेंट है, बट उनके बीच में डायरेक्टली कोई लिंक ही नहीं है, तो उसको हम बेटा ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड नहीं बोल सकते। सिर्फ तभी बोल सकते हैं जब उनके बीच में डायरेक्ट बॉन्ड भी हो। फॉर एग्जाम्पल PbC2H5O4 होता है, देन डाईइथाइल जिंक ZnC2H5 होता है। सो ये ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स के सभी एग्जाम्पल होते हैं। सो दिस वॉज द डेफिनेशन एंड एग्जाम्पल। उसके बाद अब हम फॉर्मूला लिखेंगे। फर्स्ट पार्ट आप देखो, eta3 एलाइल ट्राई कार्बोनिल कोबाल्ट। सो इसका नॉमेनक्लेचर हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, जो हमारा मेटल है CO, देन लिगेंड में हमारे पास है eta3 C3H5 और ट्राई कार्बोनिल यानी कि CO3,
सो ये इसका फॉर्मूला हो गया। सेकेंड पार्ट, ट्राई कार्बोनिल ईटा 5 साइक्लोपेंटाडाइनाइल मैंगनीज। सो सबसे पहले मेटल लिखेंगे Mn मैंगनीज, देन लीगेंड हो गया ईटा 5 C5H5 एंड देन ट्राई कार्बोनिल यानी कि CO3। सो इस तरह से आप इसका नॉमेनक्लेचर कर सकते हो इजीली। मूविंग ऑन टू द 8th क्वेश्चन विच इज अनदर एग्जांपल ऑफ IUPAC नॉमेनक्लेचर। बच्चों इसमें भी आपके 2 पार्ट्स पूछे हुए थे, सो ऑब्वियसली दिस वाज ऑफ 2 मार्क्स, हर एग्जाम्पल का 1 मार्क। सो फर्स्ट एग्जाम्पल वॉज ReH pi C5H5 ट्वाइस। सो बच्चों इसमें आप देख सकते हो कि मेटल रीनियम है और इसके अलावा जो हमारे पास लीगेंड प्रेजेंट है वो हाइड्रोजन है हाइड्राइडो फॉर्म में और पाई C5H5 यानी कि साइक्लोपेंटाडाइनल रिंग है। 2 रिंग्स है तो ये क्या हो जाएगा बिस। सो हम इसका नाम कैसे लिखेंगे, बिस ईटा 5 साइक्लोपेंटाडाइनाइल हाइड्राइड्रो रिहीनियम। यहाँ पे हाइड्राइडो बाद में क्यों आए, क्योंकि ऑब्वियसली अल्फाबेटिकली पहले C आएगा देन H आएगा लीगेंड्स में। सेकेंड पार्ट ऑफ 8th क्वेश्चन, CO3 pi C3H5। इसका नॉमेनक्लेचर बेटा आप कैसे करोगे, सबसे पहले लिखोगे लीगेंड, यहाँ पे 2 लीगेंड है, एक एलाइल और एक कार्बोनिल, तो पहले एलाइल आएगा क्योंकि पाई लिखा हुआ है नोटेशन में, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हेप्टेसिटी शो कर रहा है, दैट इज 3। सो द नॉमेनक्लेचर विल बी ईटा 3 एलाइल ट्राई कार्बोनिल कोबाल्ट। ठीक है, सो इस तरह से आप अब कोई भी EN का क्वेश्चन हो वो अटेम्प्ट कर पाओगे एग्जाम में, आई एम श्योर। कोई भी IUPAC का क्वेश्चन हो वो आप आराम से अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, क्लासिफिकेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए वो आपका हो जाएगा। एंड प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट होती ही है कि आप किस तरह से अपने आंसर को रिप्रेजेंट कर रहे हो। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको अंडरलाइन कर दो, फाइनल आंसर को सर्कल कर दो, मार्क कर दो। ठीक है, ताकि एग्जामिनर को वो दूर से ही विजिबल हो और उसका ज्यादा ना उसको टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा और वो इजीली आपको मार्क्स देना पसंद करेगा। क्वेश्चन नंबर 9, गिव 1 प्रिपरेशन एंड एक्सप्लेन बॉन्डिंग इन ऑर्गेनो अल्यूमिनियम कंपाउंड्स। सो हम कुछ पर्टिकुलर ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड्स को डिटेल में पढ़ते हैं जिनकी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस होती हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड्स हो गए, ऑर्गेनो मर्करी कंपाउंड्स, ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड्स एंड ऑर्गेनो टिन कंपाउंड्स। इनके बारे में हमने डिटेल में इस यूनिट में स्टडी किया है। उसमें से पर्टिकुलरली उसने ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड के लिए पूछा है कि भाई इसकी एक प्रिपरेशन बता दो और इसकी स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग बता दो कि कैसे इसमें बॉन्डिंग होती है। सो इस केस में आप प्रिपरेशन, मैंने आपको यहाँ पे 2 प्रिपरेशन मेंशन किए, एटलीस्ट आप 2 तो मिनिमम याद करके जाओ। और अगर आपसे एक पूछी है और आपको मतलब स्टेटमेंट लिखना नहीं आ रहा तो आप जो रिएक्टेंट्स हैं उनको लिख दो कि क्या रिएक्टेंट है और उससे प्रोडक्ट क्या बन गया है। अगर आपको वो भी नहीं आ रहा तो एटलीस्ट फिर आप 2 या 3 प्रिपरेशन लिखो, है ना, ताकि एक इम्पैक्ट पड़े कि आपको याद है मैटर। अदरवाइज आप एक को भी अच्छे से एक्सप्लेन कर दोगे तो उसमें मार्क्स मिल जाएंगे। जैसे आप फर्स्ट एग्जाम्पल देखो प्रिपरेशन का, अगर हमें लार्ज स्केल पे प्रिपरेशन करनी है, ठीक है, तो हम कैसे बनाएंगे। अगर हमें पर्टिकुलरली ट्राई एल्काइल एल्यूमिनियम बनाना है तो कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले हम लेंगे एल्यूमिनियम पाउडर, उसका रिएक्शन कराएंगे हाइड्रोजन के साथ इन दी प्रेजेंस ऑफ एन ओलेफिन यानी कि एक एल्कीन मॉलिक्यूल के साथ। तो यहाँ पे हमने एल्यूमिनियम लिया, हाइड्रोजन लिया और साथ में RCH डबल बॉन्ड CH2 लिया। कौन सा एल्कीन आपको एडिशन कराना है वो आप चूज कर सकते हो। अगर आपको सिर्फ CH2 कराना तो वो ले सकते थे, और बड़ी चेंज चाहिए तो आप वो ले सकते थे। यहाँ पे हमने लिया RCH डबल बॉन्ड CH2। अब इनका हम रिएक्शन कराते हैं एट 100 डिग्री सेल्सियस एंड 200 एटमॉस्फेयर प्रेशर। ठीक है, सो ये रिएक्शन जब करेंगे, रिएक्शन के बाद हमें क्या मिल जाएगा, AlCH2CH2R थ्राइस यानी कि ट्राई एल्काइल एल्यूमिनियम। सो ये एक बहुत ही अच्छा और सिंपल प्रिपरेशन मेथड है जो कि आपको बहुत इजीली याद भी हो जाएगा। सेकेंड मेथड जो मैंने यहाँ पे आपको मेंशन किया दैट इज यूजिंग मरकरी। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगर हमें Al2Me6 बनाना है लेबोरेटरी में तो हम क्या करेंगे, हम लेंगे HgM2, ठीक है, यानी कि डाई मिथाइल मरकरी, उसका रिएक्शन कराएंगे एल्यूमिनियम के साथ एट 90 डिग्री सेल्सियस। तो एल्यूमिनियम जब डाई मिथाइल मरकरी के साथ रिएक्ट करता है तो 2 मॉलिक्यूल्स हमने यहाँ पे एल्यूमिनियम के ले लिए और 3 हमने ले लिए डाई मिथाइल मरकरी के। तो ये रिएक्शन के बाद क्या देंगे, Al2Me6 यानी कि ट्राई एल्काइल एल्यूमिनियम का डाइमर बनेगा और साथ में मरकरी एटम फॉर्म हो जाएगा, ठीक है, एज एलिमेंट। अब बच्चों ये भी एक सिंपल प्रिपरेशन थी।
आपके पास सिलेबस में इसमें 4 to 5 प्रिपरेशन मेंशन है, जो आपको सिंपल लगे वो आप याद कर सकते हो, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप सिर्फ इक्वेशन ना लिखो। कई बच्चे क्या करते हैं पता है, लाइक उन्होंने पूछा प्रिपरेशन बताओ, तो वो सीधा उनको याद तो था बट उन्होंने क्या किया, सीधा रिएक्शन लिख दी, खत्म। अब क्वेश्चन पूछा हुआ है 3 मार्क्स में कि प्रिपरेशन और बॉन्डिंग बताओ, आपने जो फर्स्ट पार्ट था 1 या 1.5 मार्क का, उसका आपने सिर्फ एक ही लाइन में लिख के खत्म कर दिया, तो उनको मार्क्स देने में थोड़ा सा इश्यू तो फिर आता ही है। सो इसलिए एटलीस्ट जो आप रिएक्शन लिख रहे हो उसको थोड़ा सा 2 या 3 लाइन में मैक्सिमम एक्सप्लेन भी करो, ताकि लगे कि आपको रिएक्शन समझ में भी आ रही है। चलो, इसका सेकेंड पार्ट पूछा हुआ है कि आप बॉन्डिंग एक्सप्लेन करो कि ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड्स में बच्चों बॉन्डिंग कैसे होती है। सो जैसे अभी हम डिस्कस किया था ना इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड, तो ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड्स भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड्स ही होते हैं, तो उनमें बॉन्डिंग वही होती है, तो उसकी हेल्प से भी आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। सबसे पहले आप ये बताओगे कि जो ट्राई एल्काइल एल्यूमिनियम कंपाउंड्स होते हैं वो जनरली डाइमर्स बनाते हैं, AlR3 ट्वाइस यूनिट, ठीक है। इसके अंदर ऑब्वियसली अल्यूमिनियम ब्रिज बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि 2 अल्यूमिनियम के बीच में एक एल्काइल ग्रुप की ब्रिजिंग हो रही होती है। इसमें नॉर्मल 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड नहीं होते हैं, उसका रीजन वही है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को कवर अप करने के लिए 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाता है, ताकि स्टेबल कंपाउंड भी बन जाए और इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी भी ना रहे। तो 3 सेंटर क्या है, Al RAl, और उसमें जो इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूशन है, एक बॉन्ड में एक टाइम पे एक ही इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो टोटल 3 एटम्स के बीच में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन क्या बोल सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉनिसिटी प्रेजेंट है। अगर हम इनके बॉन्ड्स की बात करें तो जो बच्चों ब्रिजिंग बॉन्ड होते हैं वो लॉन्गर होते हैं एज कम्पेयर टू टर्मिनल बॉन्ड्स, ठीक है। सो अगर हम देखें Al2CH3 6 का स्ट्रक्चर पर्टिकुलरली, ठीक है, यानी कि ट्राई मिथाइल एल्यूमिनियम का डाइमर अगर हम बनाएं तो उसमें सेंटर में जैसे एल्यूमिनियम प्रेजेंट है, फिर उस 2 एल्यूमिनियम एटम प्रेजेंट है, वो आपस में 2 ब्रिजिंग बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, उसके अलावा 4 इसमें टर्मिनल AlCH3 बॉन्ड्स भी प्रेजेंट होते हैं। सो इस तरह से आपके स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग को एक्सप्लेन कर सकते हो। जब भी आपसे पूछा है स्ट्रक्चर या बॉन्डिंग, तो उसमें अगर आप जो भी आपका एग्जाम्पल है उसका डायग्राम बना देते हो, स्ट्रक्चर बना देते हो, तो वो ऑब्वियसली इफेक्टिव आंसर हो जाता है। सो इस क्वेश्चन में आपको इसका स्ट्रक्चर बनाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, गिव 3 मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनोटिन कंपाउंड्स। अब जैसे ऑर्गेनोटिन कंपाउंड्स भी एक इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स है बच्चों। अगर हमें इसका प्रिपरेशन करना है तो प्रिपरेशन तो आपको याद ही करनी पड़ेगी, बट एक बार अगर आप समझ लोगे ना तो आप एग्जाम में आराम से इसको अटेम्प्ट कर पाओगे। उसने 3 मेथड्स पूछे हैं, तो यहाँ पे हम तीनों मेथड डिस्कस करते हैं। फर्स्ट मेथड इज यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। ग्रिग्नार्ड रिएक्शन कराएंगे हम, इसमें RMGX लेंगे। बेसिकली हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है RMGX, उसका रिएक्शन कराएंगे टिन हेलाइड्स के साथ, ठीक है। और रिएक्शन करने के बाद हमारे पास ऑर्गेनोटिन कंपाउंड्स ऑटोमेटिकली फॉर्म हो जाते हैं। सो रिएक्शन देखो, RMGX प्लस SNX4 गिव्स R4SN प्लस MgX2। तो यहाँ पे आप देख ही सकते हो, जो SN के साथ 4 हेलाइड ग्रुप थे वो रिप्लेस हो गए किससे, चारों एल्काइल ग्रुप से। तो हमें क्या मिल गया, ऑर्गेनोटिन कंपाउंड। अगर आपको पूरा ऐसा ऑर्गेनोटिन कंपाउंड नहीं बनाना बल्कि उसके डेरिवेटिव्स बनाना है, यानी कि उसमें जो हमारे हेलोजेंस प्रेजेंट थे X वो भी प्रेजेंट हो, तो इसका रिएक्शन आप क्या कर सकते हो, देखो जैसे इन्होंने नीचे वाला रिएक्शन देखो क्या किया, जो हमारे पास R4SN हमने बनाया था उसी का रिएक्शन फिर करा दिया SNCl4 के साथ, तो यहाँ पे हमारा मिक्स्ड प्रोडक्ट बन गया R3SNCl, ठीक है। इसी का जब आप फर्दर रिएक्शन कराओगे R4SN का अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन में, लाइक यहाँ पे अगर हम R4SN के साथ 3 ले लें SNCl4, तो आपका क्या बन जाएगा RSNCl3। तो इस तरह से आप अलग अलग प्रोडक्ट्स भी बनाते हो यहाँ पे ऑर्गेनोटिन कंपाउंड्स के, जिसमें सिर्फ कार्बन ग्रुप के अलावा और भी हेलोजन भी प्रेजेंट हो सकते हैं। सो दिस वाज द फर्स्ट प्रिपरेशन। मूविंग ऑन टू द सेकेंड प्रिपरेशन, दैट इज वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में पता है वैसे बहुत अलग रिएक्शन होती है, उसका एप्लीकेशन क्या होता है, जब हमें लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन प्रिपेयर करने होते हैं, डबल द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हमें करने होते हैं, हम वुड्स रिएक्शन यूज कर लेते हैं। यहाँ पर भी वुड्स रिएक्शन यूज हो सकती है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारे टिन हेलाइड्स हैं वो लेंगे, उनका रिएक्शन कराएंगे एल्काइल टिन कंपाउंड्स के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम, एंड रिएक्शन के बाद आप देख सकते हो क्या मिलेगा, ऑर्गेनोटिन कंपाउंड्स प्लस सोडियम हेलाइड। सो रिएक्शन कैसे होगी, SNX4
प्लस RX प्लस Na गिव्स R4SN प्लस NaX। बस एक इस रिएक्शन का बच्चों एक लिमिटेशन ये है कि इसमें जब हम रिएक्शन करते हैं तो जो हम सॉल्वेंट यूज़ करेंगे वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होता है, ठीक है, ताकि फर्दर कोई रिएक्शन ना हो पाए। लाइक जो हमारा एल्काइल हैलाइड है वो प्रिपेयर हो पाए, ठीक है, उसको मतलब यूज़ करके रिएक्शन में फिर वो, जैसे हमें पता ही है वुड्स रिएक्शन में क्या होता है, एल्काइल हैलाइड अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो वो प्रिफर क्या करता है, सोडियम की प्रेजेंस में हाइड्रोकार्बन बनना। तो एल्काइल हैलाइड से हाइड्रोकार्बन ना बन जाए, उस रिएक्शन को सप्रेस करने के लिए हम सॉल्वेंट ज़्यादा यूज़ करते हैं। सो ये इसका एक लिमिटेशन हो सकता है। Now the third preparation to get organotin compounds is using reaction with organoaluminium compound। बच्चों ये रिएक्शन आप देख लो, ये हर कहीं यूजफुल होगी कि हम क्या करते हैं, किसी एक एग्जिस्टिंग ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड को यूज करके दूसरा बना लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमने ऑर्गेनो एल्यूमिनियम को यूज करके ऑर्गेनोटिन बना लिया। तो ये आप चारों ही इंपॉर्टेंट OMCs की प्रिपरेशन में यूज कर सकते हो, ठीक है। जैसे अब आपको ऑर्गेनोटिन बनाना है तो हम इनिशियली क्या लेंगे, एक ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड लेंगे R3Al, उसका रिएक्शन कराएंगे टिन हैलाइड के साथ, दैट इज SnX4, और रिएक्शन के बाद हमें मिलेगा R4SN प्लस AlX3। बस इस रिएक्शन में आपको एक ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो यहाँ पे हम AlX3 बनता है ना, वो फर्दर रिएक्शन करने में हेल्प नहीं करता। जैसे यहाँ पे R4SN हमारा बनना चाहिए, तो क्या करता है, ये जो AlX3 होता है ये R4SN को बनने से रोकता है, उसकी यील्ड को कम कर देता है। तो इस रिएक्शन को हम सही से प्रोसीड कराने के लिए कई बार क्या करते हैं, इसमें कोई कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट ऐड कर देते हैं, जो क्या करता है, इस AlX3 के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, ताकि जो हमारा ऑर्गेनोटिन कंपाउंड है उसकी यील्ड पर कोई फर्क ना पड़े, ठीक है। सो दिस वर द 3 प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनोटिन कंपाउंड्स। Now moving on to the 11th question, explain hydrostenolysis reaction with example। सो बच्चों जो ये हाइड्रोस्टेनोलाइसिस रिएक्शन होती है, ये जो हम बना रहे थे अभी ऑर्गेनोटिन कंपाउंड्स, उसी की एक रिएक्शन होती है। इसमें यानी कि हम जो रिएक्टेंट लेंगे इनिशियली दैट विल बी एन ऑर्गेनोटिन कंपाउंड। हम एक ऑर्गेनोटिन कंपाउंड लेते हैं, उसका रिएक्शन कराते हैं एक एल्काइल ग्रुप और हेलोजन बॉन्ड को ब्रेक करने में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो यहाँ पे हमने इनिशियली क्या लिया, आप देख रहे हो SNH बॉन्ड है, उसमें हमने XY हमने ऐड किया है ग्रुप, और बॉन्ड ब्रेक हो गया, SNH का बॉन्ड भी ब्रेक हो गया, और उसने क्या किया, जो XY के बीच में बॉन्ड था उसको भी ब्रेक करके HX बना लिया, ठीक है, और साथ में SN यहाँ पे Y बन गया। सो ये हमारा कंपाउंड का फॉर्मेशन हो गया। इसी का आप और एग्जाम्पल देख सकते हो जो रिएक्शन दी हुई है, ठीक है। सो हाइड्रोस्टेनोलाइसिस रिएक्शन पे अगर आपको ये 1 मार्क में ही पूछे जाते हैं बच्चों ऐसे क्वेश्चन, तो इसमें आप डेफिनेशन लिखोगे और देन रिएक्शन और एग्जाम्पल बता दोगे, ठीक है। बिल्कुल सिंपल था ये तो। चलो मूविंग ऑन टू द 12th क्वेश्चन, डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ LiCH34। सो LiCH34 क्या है बेटा, ये एक टाइप ऑफ ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड है, ठीक है। जैसे हम हर कंपाउंड की रिएक्शन पढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं और स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, सो इसके रिलेटेड उसका स्ट्रक्चर पूछा गया है। तो LiCH34 का आपका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसके बारे में आप एक शॉर्ट नोट लिखोगे, और फिर अगर आपको इसका स्ट्रक्चर बनाना आता है तो आप इसका स्ट्रक्चर भी ज़रूर बनाओ, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। बिल्कुल सिंपल स्ट्रक्चर होता है, वैसे इसका बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता। तो चलो पहले इसको समझते हैं कि आप इसमें पॉइंट्स क्या क्या मेंशन करोगे। सबसे पहले तो देखो, जो लिथियम एल्काइल कंपाउंड्स होते हैं उनका जो नेचर होता है वो कोवलेंट होता है, और जनरली ये सिंपल यूनिट्स में एग्जिस्ट नहीं करते, हेक्सामेरिक या टेट्रामेरिक यूनिट्स में एग्जिस्ट करते हैं। इनको हम ऑलिगोमर्स भी बोलते हैं, जिसमें ज़्यादा यूनिट्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। चाहे वो सॉलिड स्टेट हो, लिक्विड स्टेट हो या वेपर फेज हो, सब में ये टेट्रामेरिक या हेक्सामेरिक यूनिट्स में प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम मिथाइल लिथियम की बात करेंगे, सबसे सिंपल लिथियम का अगर हम बोल रहे हैं ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, यहाँ पे लिथियम और CH3 के बीच में डायरेक्ट बॉन्ड है, मिथाइल लिथियम। सो ये मिथाइल लिथियम भी सिंपली एज LiMe एग्जिस्ट नहीं करता सॉलिड स्टेट में, ये भी कैसे एग्जिस्ट करता है, टेट्रामेरिक यूनिट में, यानी कि LiMeO4 की तरह, ठीक है। सो इसमें बेसिकली क्या होता है, अगर हम एक टेट्राहेड्रन स्ट्रक्चर ले लें तो उसके जो चारों कॉर्नर्स होते हैं, चारों कॉर्नर्स पर 4 लिथियम एटम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो फर्दर किससे जुड़े होते हैं, मिथाइल ग्रुप से। तो इसका स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, ये स्ट्रक्चर वैसे कॉम्प्लिकेटेड नहीं, आप सबसे पहले एक क्यूब बनाओ, उनमें से 4 पोजीशंस पे आप CH3 ग्रुप लोकेट कर दो और बाकी 4 पोजीशन पर लिथियम, और उनको बस ज्वाइन करके दिखा दो। सो इजीली आपका LiMe4 टेट्रामेरिक यूनिट का स्ट्रक्चर बन जाएगा, और आप ये शीट में बनाओगे एग्जाम में तो आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। अब इसमें आप देख ही सकते हो इसका स्ट्रक्चर कैसे है, ये कैसे जुड़े हुए हैं, हर लिथियम एटम फर्दर 3 लिथियम एटम से जुड़ा हुआ है, ठीक है। सो इस तरह से आप इसको देख सकते हो। अब
अगर हम इसके नेचर की बात करें, जो ये LiCH3 बना, इसका नेचर क्या होता है, तो ऑब्वियसली ये भी एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड होता है एंड ये भी अपनी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को कंपनसेट करने के लिए ही क्या करता है, मल्टी सेंटर बॉन्ड्स बनाता है। फॉर एग्जाम्पल ये लीगेंड्स के साथ चिलेशन कर लेता है या उसके साथ जुड़ जाता है, लीगेंड्स इसको डोनेट करते हैं अपने इलेक्ट्रॉन, तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी दूर हो जाती है। जैसे कि इसमें एग्जाम्पल होता है लिथियम का जो कॉम्प्लेक्स होता है LiCPH3, ठीक है, ये जुड़ जाता है TMEDA लिगेंड के साथ, यानी कि टेट्रामिथाइल डाइमीन, ठीक है। ये टेट्रामिथाइल डाइमीन इसको इलेक्ट्रॉन्स देता है और इसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को कंपनसेट कर देता है। सो इससे आप ये भी पॉइंट मेंशन कर सकते हो कि ये जो लिथियम के कंपाउंड्स होते हैं ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, लिगेंड से जुड़ के उस फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, मोनोमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते। So this completes our question number 12. Now moving on to the question number 13. Explain briefly with example transmetallation reaction and oxidative addition reaction. बच्चों ये 1 मार्क में पूछी हुई है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपके प्रीवियस ईयर में पूछी हुई थी। कई बार क्या होता है, हम ये छोटे वाले क्वेश्चन मिस कर देते हैं, बुक में भी कहीं लिखे होते हैं, हम ध्यान नहीं देते एंड इनको 1-2 मार्क्स में पूछ लिया जाता है। सो इसको भी एक बार देख लेते हैं। जैसे ट्रांसमेटलेशन रिएक्शन है, तो ट्रांसमेटलेशन में बेटा क्या होता है, जो हमारे ज़्यादा एक्टिव मेटल्स होते हैं ना, वो एक, जैसे हमारे पास एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, उसमें एक मेटल प्रेजेंट है, वो इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं है, उससे ज़्यादा एक्टिव मेटल आता है और उस ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में से उस जो कम एक्टिव मेटल था उसको निकाल के उसकी जगह ले लेता है और वो जो दूसरा कम एक्टिव मेटल था वो डिस्प्लेस हो जाता है। इसी को ट्रांसमेटलेशन बोलते हैं। इस रिएक्शन को यूज़ करके हम बहुत सारी प्रिपरेशन कर सकते हैं, जैसे भी हमने देखी भी थी, है ना, एक प्रिपरेशन ऑर्गेनो एल्यूमिनियम से हमने ऑर्गेनोटिन कंपाउंड बनाए थे, तो वही ट्रांसमेटलेशन ही तो था। इसका एग्जाम्पल आप और भी देख सकते हो। यहाँ पे देखो हमने LiR लिया, ठीक है, और यानी कि हमने एक ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड लिया, उसका रिएक्शन कराया ट्राइक्लोरो बोरोन के साथ, ठीक है, BCl3 के साथ, और रिएक्शन के बाद आपको मिला Br3 प्लस LiCl। सो बच्चों जो Br3 मिला ये क्या है, ऑर्गेनोबोरेन कंपाउंड ही तो है, तो ट्रांसमेटलेशन रिएक्शन हो गई। सेकेंड रिएक्शन देखो, LiR प्लस SnCl4 गिव्स SnR4 प्लस LiCl। तो यहाँ पर भी जो हमारा ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड था उसमें टिन जो ज़्यादा एक्टिव होता है उसने रिप्लेस कर दिया लिथियम को और क्या बना लिया, ऑर्गेनोटिन कंपाउंड। इसका सेकेंड पार्ट ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन। जो ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन होता है उसमें क्या होता है, जनरली एक लो वैलेंट ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स होता है जो एक ऐसे किसी मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करता है जो रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट जब बनेगा उसमें उसके ऑक्सीडेशन नंबर को भी इंक्रीज कर देता है, जो हमने मेटल लिया था पहले, और उसके कोऑर्डिनेशन नंबर को भी इंक्रीज कर देता है। ये आप एग्जांपल से बेटर समझ सकते हो। जैसे यहाँ पे देखो हमने एक कॉम्प्लेक्स लिया है इरिडियम का, उसमें लिगेंड क्या है, 2 PPH3, एक Cl और एक CO। अगर यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन नंबर देखिए +1 है और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। जब ये Cl2 मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा तो दोनों Cl मॉलिक्यूल्स इरिडियम से जुड़ गए तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया एंड इसके ऑक्सीडेशन नंबर हम निकाले तो दिस विल बी +3। सो ये क्या है, एक ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन है। नाउ मूविंग ऑन टू द 14th क्वेश्चन। बच्चों अब जो नेक्स्ट हम 3-4 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं, दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इनके ऊपर मतलब इनका पूरा 3 मार्क्स में बहुत आराम से आप 3 मार्क्स में लिख सकते हो। हमारे पास इतना अच्छा एक्सप्लेनेशन है, डायग्राम्स के थ्रू हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। एंड ये जो क्वेश्चन है इनमें जो बॉन्डिंग पूछी गई है ये वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है इन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री। तो ये वाले क्वेश्चन रिपीटेडली पूछे जाते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप इस यूनिट को प्रिपेयर कर रहे हो तो इन क्वेश्चंस को करना मस्ट है, ये तो करने ही है आपको क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज ज़ीस सॉल्ट, ड्रॉ इट्स स्ट्रक्चर एंड डिस्कस इट्स फीचर। सो बच्चों एक तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ज़ीस सॉल्ट क्या होता है, उसके फीचर और बॉन्डिंग बताओ। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, डिस्कस द नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन मेटल ऑल्फिन कॉम्प्लेक्सेस। सो इन दोनों का आंसर मैं आपको एक ही साथ एक्सप्लेन करने वाली हूँ, क्योंकि बच्चों जो ज़ीस सॉल्ट होता है ना वो भी एक मेटल ऑल्फिन कॉम्प्लेक्स ही है। तो अगर हम ज़ीस सॉल्ट की बॉन्डिंग एक्सप्लेन करें या अलग से मेटल ऑल्फिन कॉम्प्लेक्स की बॉन्डिंग एक्सप्लेन करें, बॉन्डिंग पार्ट सेम ही है। बस आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, अगर सिर्फ मेटल ऑल्फिन कॉम्प्लेक्स की बात की तो आप उतना ही एक्सप्लेन करोगे, बट अगर उसने ज़ीस सॉल्ट के पर्सपेक्टिव से पूछा तो आप पहले ज़ीस सॉल्ट क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है एंड उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, सिर्फ पर्टिकुलर ज़ीस सॉल्ट का, उसके बारे में 2-3 लाइन ज़रूर लिखो, देन बॉन्डिंग पे जाओ।
सो हम स्टार्ट करते हैं जी सॉल्ट के थ्रू ही इसको समझना। तो बच्चों जो जी सॉल्ट होता है वो भी एक ऑर्गेनोमेटालिक कॉम्प्लेक्स होता है जिसके अंदर प्लैटिनम एज ट्रांजिशन मेटल प्रेजेंट होता है, जो कि 3 क्लोरीन और एक हाइड्रोकार्बन एल्कीन यानी कि C2H4 से जुड़ा होता है। सो ऑब्वियसली ये भी क्या है, एक मेटल ऑल्फिन कॉम्प्लेक्स है, यानी कि इसमें मेटल और एल्कीन के बीच में बॉन्डिंग हो रही है। अगर इसके कंपोजिशन की बात करें तो इसका कंपाउंड का फॉर्मूला होता है दैट इज के, यानी कि पोटेशियम इज काउंटर आयन, देन कॉम्प्लेक्स इज PtCl3C2H4। सो दिस वाज जी सॉल्ट स्ट्रक्चर। अब इसके स्ट्रक्चर में खास बात क्या है, एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो जी सॉल्ट होता है उसमें प्लैटिनम एटम सेंटर में प्रेजेंट होता है, एक स्क्वायर प्लानर ज्योमेट्री होती है DsP2 हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू, जिसके सेंटर में प्लैटिनम प्रेजेंट है, 3 कॉर्नर्स पे क्लोरीन एटम जुड़ा है और फोर्थ में जो हमारा इथाइलिन डबल बॉन्ड है उसके मिडल पॉइंट से प्लैटिनम स्क्वायर प्लानर ज्योमेट्री में जुड़ा हुआ है, जैसे कि आप इसके स्ट्रक्चर को देख भी सकते हो। ठीक है, सो ये जी सॉल्ट के बेसिस पे अगर क्वेश्चन आता है तो आपको ये लाइंस लिखनी है एंड देन जी सॉल्ट का स्ट्रक्चर बना के भी दिखाना है, जो कि आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। सो ये स्ट्रक्चर बनाना मस्ट है। नाउ ये हो गया, जी सॉल्ट हमने बता दिया क्या होता है। अब इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो हमें पता ही है, जो यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है इथाइलिन मॉलिक्यूल का, ये जो प्लैटिनम और 3 क्लोरीन एटम जिस प्लेन में प्रेजेंट है उसके परपेंडिकुलर पोजीशन पे प्रेजेंट होता है ये डबल बॉन्ड। ठीक है, अगर बॉन्ड लेंथ की बात करें तो ये जो हमारा बॉन्ड है प्लैटिनम और C2H4 का, इसके जो ट्रांस पे PTCl बॉन्ड है वो थोड़ा सा बड़ा होता है एज कम्पेयर टू जो बाकी 2 PTCl बॉन्ड है जो कि इसके सिस पोजीशन पे प्रेजेंट है। तो इसके स्ट्रक्चर से रिलेटेड आप ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट मेंशन कर सकते हो। अब आते हैं हम बॉन्डिंग पे। बॉन्डिंग जो कि हमारे मेटल एलिफिन कॉम्प्लेक्सेस की बॉन्डिंग भी है और जी सॉल्ट में भी वही बॉन्डिंग हो रही है। तो इसमें आपको क्या क्या एक्सप्लेन करना है, सबसे पहले हम बात करते हैं क्या क्या जुड़ रहा है। ट्रांजिशन मेटल क्या है, प्लैटिनम। प्लैटिनम से फिर फर्दर क्या जुड़ रहा है, एक कार्बन एटम। ठीक है, कार्बन एटम किसके हैं, एल्कीन मॉलिक्यूल के। सो यहाँ पे हम इथीन मॉलिक्यूल ले रहे हैं जिसमें 2 कार्बन एटम्स हैं, दोनों ही sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं। 3 बॉन्ड्स तो वो सिंपल सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं, और फोर्थ बॉन्ड कैसे बनाते हैं, जो इनका जो फोर्थ वेकेंट p ऑर्बिटल होता है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, वो आपस में इंटरैक्शन करके ओवरलैपिंग करके 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बना लेते हैं, एक ऑब्वियसली बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब इसमें जो फिल्ड पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं इस एल्कीन मॉलिक्यूल के, ये किसके साथ ओवरलैप करते हैं, जो हमने मेटल लिया है। हमें पता है जो मेटल के डी ऑर्बिटल्स हैं वो भी खाली पड़े हैं, वेकेंट है। ठीक है, प्लैटिनम में डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है, तो ये एल्कीन अपने पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का इंटरैक्शन कराता है उस मेटल के वेकेंट डी ऑर्बिटल के साथ, और पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो मेटल को डोनेट कर देता है। इसी की वजह से एल्कीन और मेटल के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ये आपको पॉइंट्स लिखने भी है एंड उसके बाद डायग्राम के थ्रू ये बॉन्डिंग दिखानी भी है। जैसे आप डायग्राम में देख सकते हो वेकेंट डी ऑर्बिटल दिख रहा है आपको मेटल का, एंड फिर देखो साइड में हमने एल्कीन बनाया जिसमें पाई डेंसिटी दिखाई है, ठीक है, शेडेड रीजन में, एंड फिर ये देखो ओवरलैप होके क्या बना रहा है, सिग्मा बॉन्ड बना रहा है मेटल और एल्कीन के बीच में। डोनेशन का हो रहा है एल्कीन से मेटल की तरफ। ये हो गया फर्स्ट पार्ट बॉन्डिंग का। सेकेंड पार्ट में क्या होता है, अब जब ये एल्कीन मेटल के डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन दे देता है तो कई बार मेटल के ऊपर जब एक्सेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्यूमुलेट हो जाती है तो उस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिड्यूस करने के लिए मेटल वापस एल्कीन को उसके इलेक्ट्रॉन दे देता है। जब ये वापस इलेक्ट्रॉन देगा तो उसको हम बैक बॉन्डिंग बोलते हैं। ये बैक बॉन्डिंग होती कैसे है, जो मेटल के फिल्ड डी ऑर्बिटल है वो ओवरलैप करते हैं एल्कीन के वेकेंट एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल के साथ, और क्योंकि वो वेकेंट है तो ये अपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसमें ट्रांसफर कर देते हैं। इसी की वजह से इनके बीच में एक बैक बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होता है। इसको आप डायग्राम के थ्रू भी एक्सप्लेन कर सकते हो। देखो मेटल का वेकेंट यहाँ पे हमने फिल्ड डी ऑर्बिटल दिखाया हुआ है, और फिर कार्बन के एंटी बॉन्डिंग वेकेंट ऑर्बिटल दिखाया हुआ है। ये आपस में ओवरलैप करके क्या बना लेंगे, एक पाई बॉन्ड। यहाँ पे साइमल्टेनियसली सिग्मा एंड पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। पहले सिंपल सिग्मा बॉन्डिंग हुई, देन बैक बॉन्डिंग के थ्रू एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। इसी बॉन्ड को हम सिनर्जिक बॉन्ड भी बोलते हैं। सो इस तरह से आप पूरा जी सॉल्ट का बॉन्डिंग या फिर किसी मेटल ओलेफिन कॉम्प्लेक्स के बॉन्डिंग को आराम से एक्सप्लेन कर सकते हो बच्चों। अगर किसी भी टॉपिक में आपको कोई डाउट आ रहा है, कोई भी पॉइंट क्लियर ना है, तो आप साथ साथ कमेंट सेक्शन में मेंशन करते रहिएगा। चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 15, डिस्कस नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल्स। बच्चों, अगर हम मेटल कार्बोनिल के बॉन्डिंग की बात करें, ये क्वेश्चन आपको टेस्ट में भी दिया गया था, ठीक है। इसमें भी जो बॉन्डिंग एक्सप्लेन करने का तरीका होता है वो हम मेटल ऑल्फिन कॉम्प्लेक्स से हेल्प ले सकते हैं कि किस तरह से एक्सप्लेन करना है, बट रिप्रेजेंटेशन और क्या आपको डायग्राम बनाना है वो आपको ध्यान रखना है और कौन कौन से मेन पॉइंट्स मेंशन करने हैं। सो इस आंसर को हम स्टार्ट कैसे करेंगे कि जो यहाँ पे मेटल है वो एक CO मॉलिक्यूल यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल के साथ बॉन्डिंग करता है। यहाँ पे जो CO मॉलिक्यूल या फिर कार्बोनिल मॉलिक्यूल है वो एक लिगेंड की तरह काम करता है, ठीक है। अगर हम कार्बोनिल मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर देखें, ठीक है, तो मेटल के साथ जब ये कार्बोनिल जुड़ता है तो ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाता है जिसमें कार्बन पे पॉजिटिव और मेटल पे नेगेटिव होता है। जब ये मेटल अपने एक्सटर्नल नेगेटिव को वापस कार्बन की तरफ डोनेट करता है तो पहले उनके बीच में सिग्मा बॉन्ड था, पाई बॉन्ड भी फॉर्म होता है। इसी रेजोनेंस स्ट्रक्चर को हम कैसे बॉन्डिंग के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले आप ये बताओगे कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है उस पर एक ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ठीक है। कार्बन ऑक्सीजन दोनों पे ही लोन पे प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले जब ये मेटल के साथ बॉन्ड करता है तो कैसे करता है, जो कार्बन है वो अपने फिल्ड ऑर्बिटल में से इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर करता है एक डेटिव बॉन्ड के थ्रू, किसमें, जो मेटल का एम्प्टी ऑर्बिटल है उसको इलेक्ट्रॉन दे देता है, जैसा कि आप डायग्राम के थ्रू भी देख सकते हो। अब जो कार्बन था जिसने अपने इलेक्ट्रॉन्स दिए मेटल के वेकेंट ऑर्बिटल में, देखो ओवरलैप होके क्या बन गया, सिग्मा बॉन्ड। सो कार्बन टू मेटल सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। अब वापस जब मेटल पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स एक्यूमुलेट हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, तो वो क्या करता है, पाई ओवरलैप के थ्रू इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को वापस हमारे कार्बोनिल कार्बन को डोनेट करता है। कैसे, मेटल अपने फिल्ड डी ऑर्बिटल्स के थ्रू अब जो कार्बन के एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करके क्या बनाता है, मेटल से कार्बन की तरफ पाई बॉन्ड। इसी को हम बैक बॉन्डिंग भी बोल सकते हैं या फिर बैक डोनेशन बोल सकते हैं। इस बॉन्डिंग को भी आप डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो अगर आपको एक क्वेश्चन आता है तो आपको इसमें बताना है कौन कौन से किस मेटल और कार्बोनिल ग्रुप के बीच में बॉन्ड हो रहा है, कैसा उनका स्ट्रक्चर होता है, दोनों बॉन्ड बताने हैं, सिग्मा बॉन्ड कैसे बना, किस किस के बीच में ओवरलैप हुआ, देन पाई बॉन्ड कैसे बना, कहाँ ओवरलैप हुआ, एंड देन दोनों को ही डायग्रामेटिकली भी रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। और हमें पता ही है कि जब सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ तो उसने मेटल पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर दी, फिर मेटल ने जब अपना वापस कार्बोनिल को दिया इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उस पर डिक्रीज हो गई, तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ट्रांसफर चलता रहता है। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस। तो बेटा इस क्वेश्चन में आपको 3 रिएक्शन पूछी गई हैं। ये तीनों ही रिएक्शन मेटल कार्बोनिल के टॉपिक से रिलेटेड है। जब मेटल कार्बोनिल के हम रिएक्शन पढ़ते हैं तो वो कैसे होती हैं उसकी बेसिस पे है। जैसे अगर आप फर्स्ट रिएक्शन देखो, MoCO6 + 3 पायरिडीन गिव्स Py3MoCO3। सो इसमें प्रोडक्ट क्या बना, Py3MoCO3। अब ये कैसे बना, तो देखो इसके लिए ना डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ। पहले हमारा इनिशियल कॉम्प्लेक्स था मोलिब्डेनम का कॉम्प्लेक्स था जिसमें 6 कार्बोनिल जुड़े हुए थे। जब पायरिडीन के 3 मॉलिक्यूल आएंगे तो हर पायरिडीन भी इतना ही कंट्रीब्यूशन करेगा जितना कार्बोनिल, तो 3 पायरिडीन आके 3 कार्बोनिल को रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। सेकेंड रिएक्शन देखो, CO2CO8 + PHC ट्रिपल बॉन्ड CPH। सो इसमें देखो हमारा सिंपल एक कोबाल्ट का मॉलिक्यूल है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स है। जब PHC ट्रिपल बॉन्ड CPH आएगा तो ये लिगेंड बेटा 4 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो कितने कार्बोनिल को रिमूव करेगा, 2 कार्बोनिल को डिस्प्लेस कर देगा। तो डिस्प्लेसमेंट के बाद हमारे पास क्या बचेगा स्ट्रक्चर, CO2CO6 PHC ट्रिपल बॉन्ड CPH कार्बोनिल का ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा और साथ में 2 कार्बोनिल मॉलिक्यूल निकल जाएंगे। तो ये भी क्या है, एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। Moving on to its third reaction, FeCO5 + NaOH in the presence of H+। तो ये रिएक्शन हमने पढ़ी है जब हम ये देखते हैं कि कैसे हमारे मेटल कार्बोनिल्स एनायनिक कॉम्प्लेक्स भी बना सकते हैं। तो इसमें जब H+ के साथ रिएक्शन होगा तो पहले इनिशियली एक कॉम्प्लेक्स बनेगा NaHFeCO4, उसमें से जब हमारे पास NH का हम एडिशन कराएंगे दोबारा इसमें तो यहाँ पे Na2FeCO4 बनेगा और कॉम्प्लेक्स में से हाइड्रोजन का रिमूवल हो जाएगा। सो फाइनल कॉम्प्लेक्स क्या होगा, Na2FeCO4 और यहाँ पे एनायनिक कॉम्प्लेक्स क्या बना, FeCO4 2-। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो, डिस्टिंग्विश बिटवीन टर्मिनल एंड ब्रिजिंग CO ग्रुप्स इन मेटल कार्बोनिल्स बाय IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। सो हमने देखा था कि हम IR स्पेक्ट्रोस्कोपी को मेटल कार्बोनिल से काफ़ी बार रिलेट करते हैं
कॉम्प्लेक्सेस का अगर हमें कंपैरिजन करना हो कि कौन सा कॉम्प्लेक्स स्टेबल है, किसकी न्यू की वैल्यू ज़्यादा है, तो हम उसमें उनके चार्जेस के बेसिस पे उनको देख के कि उनकी वैल्यू कितनी आएगी उनको कंपेयर कर सकते हैं आपस में। यहाँ पे पर्टिकुलरली उसने क्या पूछा है, आप ये बताओ कि ब्रिजिंग और टर्मिनल कार्बोनिल ग्रुप में हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो हम उनकी न्यू की वैल्यू के बेसिस पर ही हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो उनकी फ्रीक्वेंसी आती है। अगर हम IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में देखें तो जो CO स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी आती है ब्रिजिंग ग्रुप की वो जनरली लोअर होती है एज कम्पेयर टू टर्मिनल CO ग्रुप। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें CO2 CO8 मॉलिक्यूल को, तो इसमें जो टर्मिनल कार्बोनिल ग्रुप्स थे उनकी जो एब्जॉर्प्शन थी वो थी 2000 टू 2100 सेंटीमीटर इनवर्स रीजन में, जबकि इसी कॉम्प्लेक्स में जो ब्रिजिंग CO थे उनकी वैल्यू कहाँ रही थी 1886 से 1857 सेंटीमीटर इनवर्स। तो काफ़ी डिफरेंस है। तो ऑब्वियसली इसको देख के हम ये भी बता सकते हैं कितने कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट हो गए और मतलब कौन सा कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है किस मॉलिक्यूल में और किस में टर्मिनल कार्बोनिल सिर्फ प्रेजेंट है, वो भी हम इसके IR स्पेक्ट्रम को स्टडी करके इजीली बता सकते हैं। ठीक है जी। अगर यहाँ पे जैसे अगर 2 ब्रिजिंग लिगेंड, अगर 3 ब्रिजिंग लिगेंड होंगे तो उसमें CO फ्रीक्वेंसी और ज़्यादा लोअर हो जाएगी। तो यही पॉइंट आपको इस आंसर में मेंशन करना है। सो आई होप कि आपके लिए वीडियो यूज़फुल रहा हो, आपको सारे ही क्वेश्चंस क्लियर हो और अब आप ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री के ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाए। बट मैं लास्ट में फिर यही बात बोलूँगी बच्चों कि कभी भी इस पर डिपेंड नहीं रहना है कि हमने सिर्फ खाली क्वेश्चंस पढ़ लिए हैं। एक चीज़ जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट करनी है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के बाद एक बार बुक में से रीड ज़रूर करना है। मतलब पूरे चैप्टर को रीड कर दो, सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करके सिर्फ रीडिंग कर लो। सिर्फ रीडिंग भी आप करोगे ना तो भी आपका पूरा बेनिफिट होगा। ठीक है। बाकी अगर किसी भी टॉपिक में कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। थैंक यू।